हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। और आज हमारा UITS 3 खत्म हुआ है और हम लोग इसका फिजिक्स का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स का पेपर बेटा बहुत ही इजी पेपर था और होना भी चाहिए। देखो, हम लोग क्या करते हैं, फालतू में इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं। जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से NTA आपका पेपर बना रहा है, सिंपल पेपर आता है, बहुत ज़्यादा उसमें अप एंड डाउन नहीं होते हैं, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमको वैसे ही क्वेश्चंस मिले। अब मान लो बेटा किसी पेपर में 3 या 4 सवाल आड़े तिरछे आ भी गए, तो हम क्यों अपना खून जलाएं उन 3 या 4 सवाल के लिए, ठीक है ना। हाँ, नो डाउट आप कह सकते हैं कि सर हमको रैंक 1 लानी है, हमको अंडर 100 लाना है, तो आप उन 3-4 सवाल के लिए जरूर जाएं। लेकिन मेरा कहना है कि भाई हम पहले फिजिक्स में 140-150 स्कोर कर ले। जो 150 स्कोर कर रहा है वो फिर अपना आगे के लिए हाथ पांव मारने की कोशिश करे, ठीक है बेटा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मास m है, उसको एक x और 1 - x के फ्रैक्शन में तोड़ा और हमसे पूछ रहा है, उनका सेपरेशन फिक्स है r, और हमसे पूछ रहा है कि किस x की वैल्यू पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का है वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीका, जिसमें आप क्या करेंगे, जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा भाई m1 m2 अपॉन r² के, यानी फोर्स आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू x इंटू 1 - x m², ठीक है ना। इसको कांस्टेंट ले लो, तो फोर्स को एक कांस्टेंट कर लो c, और ये आपका आ गया x - x² m², जिसमें से ये कांस्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम वर्ड सुन रहे हैं, तो मैक्सिमम सुनते ही हमारा दिमाग क्लियर हो जाता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम इसको 0 पुट कर देंगे। इसको 0 पुट करेंगे, कांस्टेंट है, x - x² को आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 - 2x बराबर 0, और x बराबर आपका आ जाएगा हाफ, ठीक है। यानी कि अगर आप मासेस को 50-50 कर देते हैं, डेट मींस इस मास को m/2 और m/2 करके रख देंगे, तो आपका जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहां पर दूसरा तरीका क्या है, प्रैक्टिकल तरीका है। देखो बेटा, जब भी आपको फिक्स हो जाए कि a + b का जो सम है उसको आपको फिक्स रखना है, जैसे हम नंबर में काम कर लेते हैं, 10 रखना है। अब 10 को कैसे कर सकते हो, 10 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5, और इसके बाद फिर रिपीट होने लगा ना, 4 6 फिर से रिपीट होगा। अब आप देखो यहाँ क्या आएगा, 0 9 16 21 24, और यहाँ पे कितना आया 25। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको नीट के पर्पज से हमेशा याद रखो कि जब भी आपको a + b का सम फिक्स रखना है, ठीक है ना, यानी कि किसी एक नंबर को, सपोज ए नंबर है k, आपको k को बांटना है, k को डिवाइड करना है 2 टर्म्स में, ताकि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो वो तभी होगा जब a और b क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपने कभी भी अपनी कोई भी किताब, अपनी कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल लगाया होगा, तो आपने पाया होगा कि ये क्वेश्चन हर बुक में रहता है। आज ये क्वेश्चन मास पर है, कल को एक क्वेश्चन चार्ज पे भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट में भी आता है कि एक चार्ज क्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ चार्ज। तो जब भी आप 50-50 करके डिवाइड कर देंगे तो फोर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो नाउ विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, ये हम लोग क्लास 9 से कर रहे होते हैं। हालांकि मेरा जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैंने एकदम क्लियर कट ये चीज आपको समझाई भी थी। उसमें क्या होता है, 2 मासेस होते हैं m1 m2, और उनका सेपरेशन बढ़ा देता है, डबल कर देता है। तो वहां पर क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आप करते हो, लेकिन बेटा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² तब होता है जब आप m1 और m2 को रखते हो कांस्टेंट। अब यहाँ वाली जो हमारी प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 2 कॉपर स्फीयर हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, तो जब आप उनका सेपरेशन यानी r बढ़ाओगे तो सेपरेशन नो डाउट बढ़ेगा, बट सेपरेशन के साथ उनके अंदर का मैटर यानी कि मास भी बढ़ेगा। तो इस बार रेडियस बढ़ने के साथ सेपरेशन बढ़ा है, बट साथ में मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमको अपना जो लिखने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे m1 m2 कांस्टेंट नहीं है, तो हमको उस चीज पर आना पड़ेगा जो कांस्टेंट है। तो चाहे छोटा लड्डू हो चाहे बड़ा लड्डू हो, उसकी डेंसिटी नहीं चेंज होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 किलो लोहे का गोला है, 2 किलो लोहे का गोला है, तो मास बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, बट डेंसिटी सेम रही। तो हम एक ऐसी चीज पे आ जाते हैं जो कि नहीं चेंज होगी, दैट इज डेंसिटी। मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ एंड विल गेट फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू r⁴। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नॉर्मली हमारे दिमाग में बैठा रहता है हमेशा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²।
बट बेटा वो तब है जब मास कांस्टेंट रहेगा। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मुश्किल से 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट हम लोगों ने डिस्कस भी किया था लेक्चर में। h हाइट ऊपर सरफेस से और x डेप्थ नीचे, आपसे कह रहा है g की वैल्यू सेम है, तो आपसे कह रहा है x और h के बीच का रिलेशन कितना होगा। तो मैंने आपको और साथ में क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि x एंड h आर स्मॉल नंबर्स। तो जब स्मॉल है तो वैसे तो g 1/1 प्लस h अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन छोटे h के लिए हम इसको बाइनोमियल से खोल के g 1 माइनस 2h अपॉन आर कर लेते हैं। डेप्थ का एक्सप्रेशन इज g 1 माइनस x अपॉन आर, दोनों को इक्वेट किया, gh बराबर gx और हमारा x बराबर आ गया 2h। क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हालांकि मैंने लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था। 2 planets with same density and radius are in the ratio of r1:r2। यहाँ पे बेटा पूरा देख लो, गड़बड़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्या होता है g की जो वैल्यू होती है gm अपॉन आर स्क्वायर, सब बच्चे याद करके चलते हैं, लेकिन किसी भी प्लैनेट को आप 3 पैरामीटर्स पे डिफाइन कर सकते हैं, मास, डेंसिटी और रेडियस। और डेंसिटी को आप लिखेंगे m अपॉन 4/3 πr3। तो होता क्या है कि आप इस g के एक्सप्रेशन को 3 तरह से लिख सकते हैं, m और r पर, लेकिन अगर आप m को डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ कर दो तो यही m डेंसिटी के टर्म पर आ जाएगा, तब g प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो इंटू आर के। और अगर आप नीचे वाले r को m और डेंसिटी के टर्म पे ले आओ तो यही एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा ये। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आप देख सकते हो, अगर 2 प्लैनेट का मास और रेडियस दे रखा है तो दैट g इज इन द रेशियो ऑफ g विल बी प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर। डेंसिटी और r का टर्म दे रखा है तो g विल बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू r, और अगर डेंसिटी और मास दे रखा है तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर 2/3 और मास की पावर 1/3। तो यहाँ पे 2 प्लैनेट का डेंसिटी सेम दे रखी है, रेडियस का रेशियो r1:r2 है, तो ये वाला एप्लीकेबल होगा और आपका आंसर हो जाएगा सिंपली r1:r2। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेंगे, क्योंकि ये आएगा तो कहीं ना कहीं पे आपको बेनिफिट करा के जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंपल। अगर एक आदमी इक्वेटर से पोल की ओर जाता है तो क्या होगा। 2 इफेक्ट्स हैं, एक तो अर्थ का रेडियस पोल पे कम है तो उस वजह से भी वैल्यू ज्यादा रहेगी, और दूसरा अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट आपको बताया था कि रोटेशन की वजह से किसी भी लैटिट्यूड लैम्डा पे जो जी की वैल्यू आती है दैट इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इक्वेटर पे लैम्डा 0 होगा तो जी की वैल्यू मिनिमम होगी और पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। 6 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, एकदम कॉन्सेप्चुअल। एक कोई प्लैनेट है, किसी पॉइंट पे जी की कुछ वैल्यू आ रही है, आपको शायद 9.8 देती है, ठीक है, और कह रहा है कि ये प्लैनेट श्रिंक कर जाएगा, मास सेम रहेगा, सिर्फ श्रिंक करता जा रहा है। कह रहा है उसी पॉइंट पर एट द सेम पॉइंट व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी। तो आपको मैंने पहले से बता रखा है, फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस प्लैनेट विल बिहेव एज अ लाइक इट्स होल मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, क्योंकि मास चेंज हुआ नहीं तो ये कितना भी सिकुड़ जाए, इवन अगर ये सिकुड़ते सिकुड़ते एक पॉइंट के बराबर भी हो जाता तो भी आपकी जी की वैल्यू सेम रहती। 7th क्वेश्चन इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऑलरेडी एक बार आ चुका है, ठीक है ना। अभी हमारा 3rd या कौन से नंबर का क्वेश्चन था उसमें आ चुका है। आपसे कह रहा है किस डेप्थ पे जी की वैल्यू 1/n हो जाएगी, जी डैश का फॉर्मूला है 1/n पुट करिए, आपका आंसर रेडी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंपल। आपसे पूछ रहा है h हाइट ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh/1 प्लस h/r। ध्यान रखना है mgh नहीं करना है, mgh तब होता है जब आपका h r से बहुत कम होगा तो h/r टेंडिंग टू 0 होगा, तब आपका एक्सप्रेशन mgh हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है k/x³ अलॉन्ग x एक्सिस। आपसे पूछा है पोटेंशियल, अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पोटेंशियल की डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी इन्फिनिटी टू x, इन्फिनिटी से x तक आप लाइन इंटीग्रल करेंगे तो सिंपली एक इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। k/x³ का इंटीग्रेशन करना है, माइनस यहाँ से x की पावर -3 हमने ले लिया बेटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया x की पावर -2 यहाँ क्या, लिमिट x टू इन्फिनिटी है, आपका आंसर आ जाएगा k/2x²। 10th क्वेश्चन, ये बड़ा सही सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है। देखो पोटेंशियल नहीं होता है -I.dr, यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ तो आपने पोटेंशियल बोला था, बेटा यहाँ पोटेंशियल इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फिनिटी का अपने मन से एक लेवल ले लिया कि हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 वैल्यू असाइन करेंगे। अदरवाइज पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, हमेशा डिफाइंड क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो आप ग्रेविटेशन वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। सो dv इज -I.dr, तो अगर I 0 होगा तो v नहीं 0 होगा, dv 0 होगा। dv का मतलब क्या है, चेंज। जैसे अगर एक्सप्रेशन 0 है तो वेलोसिटी नहीं 0 होगी,
एक्सेलेरेशन 0 है क्योंकि dv बराबर क्या होता है a dt, ये वाला d वेलोसिटी वाला है बेटा, ठीक है ना, दिस इज वेलोसिटी वाला। अगर एक्सेलेरेशन 0 होगा तो आप सॉरी dv को आप क्या कर लेना इंटीग्रेशन है, तो a dt करेंगे तो a 0 होगा, तो dv यानी चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, दैट मींस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। 11 इंटेंशनली छोड़ा है क्योंकि उसको आराम से डिस्कस करेंगे। 12 बहुत ही सड़ा सवाल, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अंडर रूट जी आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा वी बराबर वी ओ रूट 2। जब मैं सड़ा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बेकार सवाल है, सड़े का मतलब होता है कि बहुत ही हलवा सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, और सड़े सवाल का मतलब ऐसे सवाल कभी भी भूल के भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। आजकल तो जब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा फिजिक्स में कि कौन सी सीरीज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में कौन सी सीरीज जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में विजिबल उसमें होती है, तो ये तो फिर भी ठीक ठाक सवाल हमको लगता है कि हाँ भाई एस्केप वेलोसिटी इज वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अगेन देयर आर टू प्लैनेट्स, उनके रेडियस का रेशियो दे रखा है k1 और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का रेशियो दे रखा है k2। आपसे पूछ रहा है इन दो प्लैनेट्स पे एस्केप स्पीड का रेशियो क्या होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे दो प्लैनेट को कंपेयर कराया जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक आपका बहुत ही कॉमन फार्मूला होगा जो आपने रटा हुआ होगा, बट उसके अलावा उन फार्मूलों को आप दाएं बाएं करके इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे m को डेंसिटी और रेडियस पे ला सकते हो, रेडियस को मास और डेंसिटी पे ला सकते हो। इस तरह से यही फार्मूला आपका अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। राइट हैंड साइड याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते हो एटलीस्ट एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी आर। जब आपको दो प्लैनेट्स पे ग्रेविटी और आर दे रखा हो, इसको यूज करिए। मास और रेडियस दे रखा है, इसको यूज करिए। रेडियस और डेंसिटी दे रखा है, इसको यूज करिए। और जब रेडियस मास और डेंसिटी दे रखा है, इसको यूज करिए। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला बना, जी आर वाला। तो ये k1 है, ये k2 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट k1 k2। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, satellite is moving around the earth with a speed of v in a circular orbit of radius r. If radius is increased by 1%, its speed will. तो आपका सेल्फ प्लैनेट फिक्स है, आपका ऑर्बिटल रेडियस कम कर रहा है, हमको पता है v is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या आप कह सकते हैं v is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r to the power हाफ। आपने रेडियस को कम किया है तो जाहिर सी बात है ऑर्बिटल स्पीड इंक्रीज होने वाली है, ठीक है ना। और 1% से कम किया है तो आप यहाँ पर डेल्टा v अपॉन v बराबर क्या यूज कर सकते हैं, हाफ डेल्टा r अपॉन r, क्योंकि छोटे रेडियस हैं, छोटे चेंजेस हैं। जब छोटे चेंजेस हैं तो आपने एरर में पढ़ा हुआ है कि डेल्टा v अपॉन v कैन बी रिटन एज इतना, तो ये आपका हो जाएगा 0.5% से इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 को तो बेटा आप एक हाई रेटिंग दे दो। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट होंगे, ग्रेविटेशन में भी रिपीट होगा और इलेक्ट्रोस्टेट में तो रिपीट होता ही रहेगा। आपको कराया भी है। जब आपसे स्मॉल जी की वैल्यू पूछी अर्थ के सेंटर से, तो अंदर एक्सप्रेशन क्या आया था, जी अपॉन आर क्यूब आर, और बाहर का एक्सप्रेशन क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला था वैसे अगर ऊपर वेक्टर लगा हुआ हो तो आप इस तरह का ग्राफ चूज करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऊपर वेक्टर लगा भी नहीं है तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ देख सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके का ग्राफ। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला बन जा रहा है। देन 15 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल के रिगार्डिंग। तो देखिए आपसे पूछा है हॉलोस्फेयर, तो हॉलोस्फेयर के अंदर इंटेंसिटी होगी 0 और गोले के बाहर जो पोटेंशियल होगा वो होगा जीएम अपॉन आर। गोले की सरफेस पे होगा जीएम अपॉन कैपिटल आर, गोले का रेडियस है आर। क्योंकि अंदर इंटेंसिटी 0 है तो इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो पोटेंशियल सरफेस पे बन चुका था हर पॉइंट पे वही पोटेंशियल रहेगा, यानी कि पूरे गोले के अंदर सेम पोटेंशियल होगा जीएम अपॉन आर। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, अट्रैक्टिव है, हमने इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 ले रखी है और खुद से सिस्टम बना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल साइन के साथ क्या आ जाता है, माइनस जीएम अपॉन आर, ये बताने के लिए कि ग्रेविटेशन फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे से आएगा, जब तक सपोज इस तरह से आपने बनाया, जब तक आप गोले की सरफेस पे आते हैं कांस्टेंट, और उसके बाद इस तरह से। तो अगेन फिर से आपका जो आंसर है दैट इज अगेन सी। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 16, एक वायर है और उसको एक्सटेंड किया है, 2 वायर्स हैं सॉरी,
और उनके लेंथ का रेशियो आपको दे रखा है 1:2 और रेडियस का रेशियो दे रखा है 2:1। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा एल आप क्या यूज करोगे, एफ एल अपॉन ए वाई, एफ और वाई सेम है तो एल अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर, इसको आप सिर्फ नंबर डालेंगे 1/8। 17 ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। देखिए आपको क्या कह रहा है, इसको समझो। एक वायर है एल लेंथ का, आपसे कह रहा है जब 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वायर की लेंथ हो गई ए, ध्यान रखना टोटल लेंथ ए हो गई। जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ हो गई बी। आपसे कह रहा है जब 9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। तो भाई वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी, जो उसका ओरिजिनल लेंथ होगी प्लस जो एक्सटेंशन होगा। अब सवाल एक्सटेंशन कितना होगा, क्योंकि वायर के केस में हम क्या करते हैं बेटा, जो भी इलास्टिक मटेरियल होता है उसको स्प्रिंग से मैच करा लो। तो स्प्रिंग को जब आप F4 से खींचते हैं तो एक्सटेंशन कितना आता है F/K। तो A इज ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, तो पहले केस में एक्सटेंशन कितना हो गया F1/K, F1 की जगह कितना कर दोगे 4। सेकंड केस में टोटल लेंथ हो गई B, ओरिजिनल लेंथ प्लस 5/K। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो आपके पास L आ गया 5A-4B, K आ गया 1/B-A। इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 5B-4A। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट ध्यान रखिएगा 45 क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन इसको कह लीजिए काउंटर करने के लिए आ गया। जितना टाइम इसने खाया वो सीधे हो गया कि एक वायर को आपने एम मास से हैंग किया, एक्सटेंशन एल है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया, कितना वर्क चाहिए, तो हमको पता है हाफ एफ एल, डेट इज हाफ mgl। 19 क्वेश्चन फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। स्प्रिंग का एक्सटेंशन L1 है और उसको L2 करना है, कितना वर्क डन होगा, तो भैया यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी हाफ के L1 स्क्वायर, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी हाफ के L2 स्क्वायर। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस लंबे आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस छोटे भी आएंगे। इस तरह से आपको बैलेंस करते हुए चलना है। जो टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्च हो रहा है उनको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से मैनेज करना है। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखा है। हम सबको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो रेशियो है वो हमको y यानी कि tan थीटा हमको क्या दे देता है, यंग्स मॉडुलस 30 और 60 डिग्री दे रखा है, सीधे सीधे y/y/3। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको एक पोटेंशियल एनर्जी u वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है और आपसे डिफरेंट डिफरेंट जोन में पूछ रहा है कि क्या होगा। 2 पॉइंट्स पहले याद रखिएगा। अगर फोर्स नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फोर्स का मतलब होगा अट्रैक्शन और पॉजिटिव फोर्स का मतलब हमारे लिए होगा रिपल्शन। दूसरा ध्यान रखेंगे, जो फोर्स होगा दैट इज -du/dx। तो अब आप देखिए इस जोन में जो आपका स्लोप आ रहा है वो है नेगेटिव, यानी कि इस जोन में आपका फोर्स होगा पॉजिटिव और इस जोन में आपका स्लोप है पॉजिटिव, तो आपका फोर्स हो जाएगा नेगेटिव। du/dx इज स्लोप। तो दैट मीन्स B से C में अट्रैक्शन होगा और A से B तक रिपल्शन होगा। अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए। When x lies between B and C, attraction and repelled when x, so B is the answer। हमारा आंसर हो जाएगा B। इस पे भी आप नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाइड बाई एरिया दैट इज 4πr²। तो आपके पास एक सिंगल ड्रॉप थी और उस सिंगल ड्रॉप को आपने छोटी छोटी एंड ड्रॉप्स में तोड़ दिया है जिनका रेडियस स्मॉल आर है। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी उसका आप डिफरेंस ले लेंगे तो दैट विल बी द वर्क डन। 23rd क्वेश्चन अगेन प्रेशर डिफरेंस पे बेस्ड है। एक बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है दैट इज 40/r। इन दोनों गोलों का रेडियस छोटा है तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो इन दोनों स्फीयर से इन दोनों बबल्स के कॉस्ट पर ये बबल बड़ा होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इट्स अ गुड क्वेश्चन। हालांकि इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, समझ में आए चाहे ना आए फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं, लेकिन मेरा कहना क्या है कि अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप एक बेटर स्टैंड ले सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए जब दो बबल्स पास में आते हैं तो क्या होता है कि वो एक कॉमन बबल टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे और कॉमन बबल में क्या होगा, क्योंकि इसका प्रेशर छोटे वाले गोले के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो बड़े वाले को पुश करेगा अंदर की ओर। अब आप ऐसे चलो, यहां से जैसे स्टार्ट किए P0 अंदर आए तो 40/r1, फिर आप अंदर आ रहे हो तो प्लस 40/r। r किसका रेडियस है बेटा,
ये जो आर जो कॉमन सरफेस बन रही है इसको आप एक्सटेंड करके एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है ना। ये एक डिफॉल्ट सर्किल टाइप का है, इसका सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, आप इसको कर लीजिए। तो ये जो इंटरफेस है इसका सर्किल है। अब आप क्या करो, अब आप इस तरफ से आओ। जब आप इस तरफ से आते तो यहाँ क्या होता, P0 प्लस 40 अपॉन R2, P0 चला जाता और यहाँ से 40 अपॉन R बराबर 40 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, 40 भी चला जाता तो आपका 1 अपॉन R बराबर आ जाता है 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, या R बराबर R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए आपके क्वेश्चंस में क्या नंबर है, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई न्यूमेरिकल नहीं लगा, यहाँ तो न्यूमेरिकल लगना चाहिए। सॉरी, ये क्या हो गया भाई, 1 अपॉन R, अच्छा तो 1 अपॉन R है ना, 1 अपॉन R। तो हमारा R बराबर कितना हो गया, R बराबर हो गया R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 4, ठीक है ना। 5 और 4 है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली आपका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया कौन सा, 4 20, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, देखिए आपके पास एक इस तरह से बाउल है और उसमें आपने दो, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब इस तरह से डाल दी हैं, ठीक है ना, स्लाइड्स कह लीजिए। तो जब आपने 2 स्लाइड्स इस तरह से डाल दी हैं तो क्या हो रहा है, ये पानी ऊपर को चढ़ रहा है और पानी ऊपर को चढ़ के कुछ इस तरह का एक मेनिस्कस बना देगा, ठीक है ना, ये चीज। यानी कि ये जो पानी है, देखिए पानी यहाँ तक का था और इस लेवल पे यहाँ से पानी इतना ऊपर चढ़ चुका है। तो जब आप इसको कट सेक्शन में देखेंगे आपको तो सिर्फ सामने का दिख रहा होगा, बट एक्चुअली आगे तक गया होगा। तो देखिए ये इस तरह से स्लैंटेड होगा, तो जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है वो इधर को लग रहा होगा। तो आप इसका एक कंपोनेंट कर लेंगे टी कॉस थीटा। तो हर जगह पर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, यहाँ भी टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। और ये लंबाई कितनी हमने ले रखी है, बी। तो यहाँ से जो टोटल फोर्स आएगा कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा बी इस साइड का और टी कॉस थीटा बी इस साइड का, कितना हो जाएगा 2 टी कॉस थीटा बी। अब इस फोर्स की वजह से जो एक्स्ट्रा पानी है वो टिका हुआ है। तो ये वाला हम रफली ये वाला कर्वेचर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि नीचे की हाइट हम ठीक ठाक ले रहे हैं। तो हम इसको एक पैरेललोइड बॉक्स टाइप का मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, वेट ऑफ द वाटर कॉलम। तो एच एक्स भी इसको सॉल्व कर लेंगे। एच बराबर आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन एक्स टी जी। तो आपका ऑप्शन हो जा रहा है, ये सेकंड ऑप्शन आपका आ जा रहा है। सो द ऑप्शन इज बी, ठीक है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 26, एक कैपिलरी है, पानी अच्छा हाइट तक चढ़ा है। अगर हम इस कैपिलरी को कम हाइट पे तोड़ते हैं तो क्या होगा, कई लोगों को लगता है कि पानी यहाँ से नीचे गिर जाएगा, पानी नीचे नहीं गिरेगा, यहीं पे आके पानी रुक जाएगा। जो मेनिस्कस था वो ऐसे नीचे की तरफ कॉनकेव था, हो सकता है वहाँ से फ्लैट हो जाए या फ्लैट होकर कॉनकेव जो मेनिस्कस है कॉन्वेक्स ऊपर की ओर जाए। आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर पानी गिरेगा क्यों नहीं। देखो गिरेगा क्यों नहीं, एक तो मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन है, वरना आप ऐसे सोचो कि आपने क्या किया, नीचे एक कंटेनर रखा, यहाँ पे एक कैपिलरी रखी जिसपे पानी चढ़ना था 10 सेंटीमीटर तक, आपने कैपिलरी तोड़ दी तो यहाँ से पानी गिरेगा। आप यहाँ पर एक बर्तन रख दो तो ये पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। फिर ऐसे ही 10 सेंटीमीटर तक की कैपिलरी की जगह 8 सेंटीमीटर पे तोड़ दो और इस तरह से एक के ऊपर एक रख के आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो कंटेनर है उसको नीचे से ऊपर तक पानी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब सबसे टॉप से पानी आप छोड़ दो, ये पानी नीचे गिरेगा, यहाँ पे कोई टरबाइन रख दो, टरबाइन रखोगे घूमेगा, आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी, बिजली या काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये पानी वापस आपका इस कंटेनर में आ गया। तो आपको क्या हो गया, आपको एक सेल्फ सस्टेनिंग मशीन मिल गई जो बिना किसी एनर्जी कंजम्पशन के काम कर सकती थी। आप कहेंगे सर ऐसा तो वाटर साइकिल में भी होता था, एक्चुअली मैंने वाटर साइकिल जनरेट कराई है, लेकिन बेटा जो हमारी जो वाटर साइकिल होती थी उसमें जो नीचे का सोर्स होता था पानी का वो एवोपरेशन की वजह से ऊपर बादलों के पास जाता था और वहां पे इफेक्टिव होता था सन। तो सन वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी को यूज करके पानी ऊपर जाता था, नीचे खुद से आ जाता था। तो जो ऊपर जाने की जो प्रोसेस होती थी इसमें सन की एनर्जी कंज्यूम होती थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कि आपने अगर ये सिस्टम रख दिया, रख के आप सो जाओ और सालों साल तक आपको इस तरीके से एक सेल्फ सस्टेनिंग परपेचुअल मशीन मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आइस जब मेल्ट होकर वाटर बनेगी तो भैया आइस की डेंसिटी रो है, वाटर की डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है। तो वॉल्यूम आइस का हो जाएगा m अपॉन रो, वॉल्यूम का वाटर हो जाएगा m अपॉन सिग्मा। तो जो चेंज होगा m 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन सिग्मा। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन बोलेगा अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर,
तो जब ये मेल्ट होगी आइस तो इस वाटर लेवल को क्या होगा, ठीक है। दिस पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, व्हेन दिस आइस विल कंप्लीटली मेल्ट व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसको हम आज क्लियर करते हैं। कंफ्यूजन देखो, आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी है और क्वेश्चन को टुकड़ों में देखना है। आइस फ्लोट कर रही है तो आप क्या करो, ये जो इमर्स वॉल्यूम है आप इसको निकाल लो किसी तरह से। अब सोचो कि यहां से हम आइस के टुकड़े को बाहर ले जाते हैं और ये अभी लिक्विड, हमारे पास एक स्विच है मान लो, जब तक हम चाहेंगे नहीं चीजें चेंज होंगी नहीं। तो यहां से मैंने बर्फ का टुकड़ा उठा लिया, तो ये बेसिकली कैविटी है। एक्चुअली ये क्या है, ये इमर्स वॉल्यूम है किसका, आइस का, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये कैविटी का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं और इसके बाद जो बर्फ पिघल के पानी बन रही है वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं, तो अब 3 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो कैविटी का वॉल्यूम और फॉर्म्ड, जो इसको मैं क्या कह ले रहा हूँ, इसको कह ले रहा हूँ फॉर्म्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर हम कैविटी का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें और फॉर्म्ड वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें और दोनों सेम आ जाए तो लेवल ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन अगर कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा आ जाए तो जो पानी बना है वो तो इतना ही भर पाएगा, तो साइड का पानी आके उससे भरेगा तो लेवल हमारा गिर जाएगा। और अगर हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा तो जो पानी हमारा बनेगा वो इसके बाद बाहर निकल के लेवल को बढ़ा देगा। तो अब आप देखिए फॉर्म्ड या जो कैविटी का वॉल्यूम है वो कैसे निकल जाएगा। भाई ये फ्लोट कर रही है तो आइस का जो वेट है वो बाउंड फोर्स से बैलेंस होगा, तो इमर्स वॉल्यूम या कैविटी का वॉल्यूम कितना आ गया, एम आइस अपॉन रो वाटर। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है बर्फ, जब पानी बनी तो मास सेम रहा, मास ऑफ आइस एंड मास ऑफ वाटर विल बी सेम, तो फॉर्म्ड एलिमेंट हो जाएगा मास ऑफ वाटर जो कि मास ऑफ आइस के बराबर है अपॉन रो वाटर। तो कैविटी का वॉल्यूम भी एम आइस अपॉन रो वाटर था और फॉर्म भी एम आइस अपॉन रो वाटर ही है, तो इसलिए यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 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 अगर ये लिक्विड वाटर नहीं होता, ये लिक्विड वाटर नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या होता, तो यहां पर जब आप बाउंड फोर्स निकालते तो यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह आप क्या कर लेते, सपोज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और यहां पर तो भैया आइस तो पानी की बनी है, आइस पिघल के क्या बनने वाली है, वाटर बनने वाली है, तो यहां पे आपका जो फॉर्म्ड वॉल्यूम आएगा वो आएगा एम अपॉन रो वाटर। अब यहां से आपके पास 2-3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो रो लिक्विड है और रो वाटर सेम है, जैसा कि हमने अभी देखा, तो हमारा लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर हमारा रो लिक्विड बड़ा है किससे, रो वाटर से, यानी कि ये लिक्विड हैवी है, तो क्या होगा, इमर्स वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी किससे, फॉर्म्ड एलिमेंट से, और हमारा जो लेवल है वो राइज कर जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारा रो लिक्विड छोटा है रो वाटर से, तो हमारा इमर्स यानी कि कैविटी, हमारी जो कैविटी है वो बड़ी हो जाएगी और हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो छोटा रह जाएगा और इस बार हमारा लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, दिस इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू। ये अगर बर्फ पिघलने वाले क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से आपको डील करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक कंटेनर है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ए नॉट एक्सलेशन से। तो देखो बेटा, 2 चीज ध्यान रखना, प्रेशर ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ता है और प्रेशर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कम होता है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन राइट को है, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और लेफ्ट के साथ जो डीपेस्ट पार्ट होगा, तो लेफ्ट और डीपेस्ट है हमारा बी, और सबसे राइट मोस्ट और सबसे हाईएस्ट पार्ट का प्रेशर होगा सबसे कम, तो बी का प्रेशर होगा हाईएस्ट और डी का प्रेशर होगा मिनिमम। तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, बी इज मैक्सिमम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक का कुछ वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। पहले आप सोचो लिफ्ट नहीं जा रही है कहीं ना, ये रुकी हुई गाड़ी है, ये कंटेनर रुका हुआ है। आप क्या करते हैं भाई, इसका जो वेट है बैलेंस होता है बाउंड फोर्स से, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी बराबर इतना करते। तो आप देखो जो फ्रैक्शन ऑफ इमर्स वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन ऑफ इमर्स वॉल्यूम, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी। इसमें जी आ ही नहीं रहा है, यानी आप चाहे अर्थ पे चले जाओ, चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ,
ये इतना ही डूबा रहेगा। तो अब आप बताओगे लिफ्ट ऊपर को जाएगी भी तो होता क्या है, आपको न्यूटन्स लॉ में आपको कई बार आपको पढ़ाया गया है, जब ऊपर को लिफ्ट जाती है तो आप जी को चेंज करके इफेक्टिव क्या कर लेते हो, जी प्लस ए नॉट, लेकिन जी यहाँ एक्सप्रेशन में आता ही नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा का वैसा ही वो डूबा रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इट्स अ ब्यूटी, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है बेटा। क्या कह रहा है, एक कैंडल इस तरह से पानी में डूबी हुई है कि आधा हिस्सा उसका, देखो एल और एल दे रखा है, जो कि डूबा हुआ है। कह रहे ये मेल्ट भाई, जब मोमबत्ती जलेगी तो पिघलेगी। ये कह रहा है कि ये पिघल रही है कितने से, 2 सेंटीमीटर पर आवर से। तो कह रहा है कि इसका टॉप ऑफ द कैंडल का जो फॉल का रेट होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। अभी आप ऐसे समझो बेटा, अगर ये कहीं ठोस सॉलिड स्टैंड पर होती है और पिघल रही होती है तो आप कहते हैं क्या बेवकूफ वाला सवाल है सर, मोमबत्ती पिघल रही है 2 सेंटीमीटर पर आवर से, तो उसका टॉप 2 सेंटीमीटर पर आवर से तो गिरेगा, आई एग्री। लेकिन बेटा ये किसी सॉलिड सरफेस पे नहीं टिकी है, ये है पानी के अंदर। आप समझो जब इसका पिघल रही होगी तो उसका मास कम हो रहा होगा, मास कम हो रहा होगा तो इसका सबमर्ज वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा, क्योंकि वेट कम हो रहा होगा तो इसका वी मस भी कम हो रहा होगा, तो ये भी कम होगा, यानी कि ऊपर पाएगा। अब आपका यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट क्या है, हाफ ऑफ द कैंडल इज इनसाइड द वाटर। इसका मतलब ये देखो हाफ, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और कैंडल के पिघलने से कैंडल की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमेशा कैंडल को आधा इमर्स रहना है। तो आप ऐसे समझो कि अगर कैंडल पिघल जाती है तो यहां से टोटल वॉल्यूम इसका कितना रहता है, 2l-2, तो इस 2l-2 में से l-1 ऊपर रहेगा, l-1 नीचे रहेगा। कैंडल की हाइट ऊपर थी l, और 1 घंटे बाद कितनी रहेगी, l-1, यानी कि 1 घंटे में कैंडल का जो टॉप है वो कितना नीचे आएगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर से। कोई पेन की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी की जरूरत नहीं है, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये पूरे पेपर में आप कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लगभग हमारे 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, टाइम भी हमारा 30 मिनट लगा है, क्योंकि बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस पे डीप डिस्कशन भी किया। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइए, आप बताइए कैसा आपको लग रहा है डिस्कशन, आपको अच्छा लगा अपने कमेंट्स दीजिए। जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं वो अभी ऐप के लिए हमने डिजाइन किए हैं। आप अगर इसमें अच्छा आप रिस्पॉन्स देते हैं, आप इसमें बढ़िया कमेंट लिखते हैं कि आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन दीजिए और क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे, जैसा रिस्पॉन्स आएगा फिर उसके हिसाब से हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे। और जब सेकंड पार्ट इसका आएगा बेटा, तो सेकंड पार्ट में एक बहुत ही यूनिक सी ट्रिक आपको सिखाऊंगा। 10 मिनट या 15 मिनट उसमें आपको लगेगा, लेकिन उस 10 या 15 मिनट की ट्रिक को सीखने के बाद अगर उस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप यकीन मानिए जो लोग 2 मिनट में करेंगे वो काम आप मुश्किल से 20 सेकंड में करेंगे। और वो ट्रिक बेस होगी रेशियो पर, कि किस तरह से रेशियो को यूज किया जाता है, ठीक है ना बेटा। ठीक, आप इस सॉल्यूशन को एक बार देखिए, पेपर को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए और बताइए आपको पेपर का डिस्कशन कैसा लगा।